एडिशनल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर है 11। इसमें थियरी बेसिक्स ही आपको दिया हुआ है। ओके, तो इसमें लिखा हुआ कि भाई आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चंस विच हेल्प यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थॉमसन्स मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल्स। आपने दोनों जो मॉडल दिखे हैं उसमें डिफरेंस यहाँ पे बताए हुए हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको बताया हुआ कि भाई इज द एवरेज एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द थिन गोल्ड फॉइल इज प्रेडिक्ट बाय द थॉमसन मॉडल मच लेस about the same or much greater than that predict by the रदरफोर्ड मॉडल्स। तो आपका जो थॉमसन्स का मॉडल था इसमें आपने गोल्ड फॉइल लगाई हुई थी। ठीक है, ओके, तो वो कैसे आपका एक रदरफोर्ड मॉडल में भी गोल्ड फॉइल का आपने यूज़ किया था। ठीक है, तो आपकी जो प्रेडिक्ट है वो तो सेम ही रहेगी दोनों की। देन सेकंड आपको बताया हुआ कि भाई इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन स्कैटरिंग। ठीक है, मीन्स के रिबॉन्ड्स इज अ प्रेडिक्ट बाय द थॉमसन मॉडल मच लेस अबाउट द सेम और मच द ग्रेटर देन द प्रेडिक्ट बाय द रदरफोर्ड मॉडल। तो थॉमसन मॉडल में ऐसा कुछ बताया नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए उसकी प्रेडिक्ट लेस देन होगी। And then after keeping the other the factor the fixed, it is the found experimentally that for the small thickness t, the number of the alpha particles scattering at the moderator angle is proportional to t। ये t आपकी एक thickness है। ठीक है, तो must the clue does the linear the dependence of the t is provides। ओके, वो ऐसे बता रहा है कि भाई आपका जो रेडियो एक्टिव सोर्स में से अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होके एक आपकी जो गोल्ड लीफ है उस पर वो स्ट्राइक हो रहे थे। बट अपने गोल्ड लीफ की जो अगर आपके थिक में गोल्ड लीफ के जो स्ट्राइक कर रहे थे वहाँ पे एक ही में एटम वहाँ पे प्रेजेंट थे और वहाँ पे एक कोलिजन हुआ था। और कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन आपको इंक्रीज करना है तो आपको उसकी थिकनेस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपकी उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी तो आपका टारगेट एटम की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आप वो थिकनेस से वो लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। Thereafter last, in which the model is incomplete, the wrongs to the ignore the multiple scattering for the calculation of average angle of scattering of alpha particles by a thin foils। तो उसमें थॉमसन्स मॉडल आएगा कि भाई थॉमसन्स मॉडल की इनसाइड ए रॉन्ग इग्नोर द मल्टीप्लिकेशन स्कैटरिंग के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे। ठीक है, ओके, तो उसमें आएगा थॉमसन्स मॉडल। ओके, नेक्स्ट 12.12 the gravitational attraction between the electron and proton in a hydrogen atom is a weaker than the Coulombian attraction। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। ठीक है, क्योंकि क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि भाई उसके पास एक मास एलिमेंट भी अवेलेबल है बट जो उसकी वैल्यू होती है वो कोलम्बियन फोर्स के कंपैरिजन में कम होती है बाय द फैक्टर ऑफ अबाउट 10⁻⁻14। वहाँ पे उसका आपको एक फैक्टर भी दिया हुआ कि भाई 10⁻40 जितनी है। ठीक है, okay, an alternative way of looking at this fact is to be estimate the radius of the first Bohr's orbits of hydrogen atoms if the electron and protons were bound by the gravitational attraction। You will find the answer interesting। okay, तो आपको उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके, तो आपको रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जो बोर का फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट पोस्टुलेट था तो उसमें उसने रेडियस निकाली थी RN नंबर वाली। ठीक है, तो वो इसका इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 12.12 और R इज इक्वल टू उसका इक्वेशन होता था n² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ME इंटू E²। ठीक है, ऐसा उसका इक्वेशन आया था n² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ME इंटू A²। बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट का आपने जो रेडियस निकाली थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे निकाला है। फर्स्ट पोस्टुलेट में मीन्स के आपका जो रेडियस आपने फाइंड आउट किया था mv² अपॉन r इज इक्वल टू k1 q2 अपॉन r² के रिगार्डिंग। एंड देन आफ्टर आपको mvr इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम होती है और l इज इक्वल टू NH अपॉन 2π आपने पुट किया था तभी ऐसा इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बारे में बातचीत करनी है। तो कोलम्बियन फोर्स में एक हमारा कोलम्बियन कांस्टेंट भी आता है और कोलम्बियन कांस्टेंट की वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको 4π एप्सिलॉन नॉट को इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट तो अवेलेबल है बट 4π अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ 4π से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4π से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दिया क्योंकि कोलम्बियन कांस्टेंट k इज इक्वल टू उसकी वैल्यू होती है 4π एप्सिलॉन नॉट, उसको इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और 4π अवेलेबल है
तो उसके रिगार्डिंग तो हमारा जो के होगा तो के इन्वर्स हो जाएगा 1/k। तो आर का इक्वेशन ऐसे बनेगा कि भाई n स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपसाइलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपसाइलॉन नॉट, और यहाँ पे इसके के की वैल्यू के आप कहाँ पे रखने वाले हो, डिवाइड में ही आने वाला है। ठीक है, तो के आपका डिवाइड में ही आएगा क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट तो निकल जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट तो निकल जाने वाला है क्योंकि एप्सिलॉन नॉट 4 पाई की तो आप वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे बाकी की टर्म बचेगी, वो है हमारी पाई एम ई के ई स्क्वेयर इंटू 4, और यहाँ पे भी पाई है तो मैं यहाँ पे पाई का स्क्वायर कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ऐसा आपका इक्वेशन आया। ओके, आपका हाइड्रोजन एटम के बारे में बातचीत करें तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर हो मीन्स के उसकी जो ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट उसकी n=1 ही आती है, तो उसका इक्वेशन r ऐसे बन जाएगा कि भाई a²/4π² me इंटू के ई स्क्वेयर। ओके, देन आफ्टर आपको कूलम्बियन फोर्स, तो कूलम्बियन फोर्स की जो इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है कि भाई F=Q1Q2/r²। बट यहाँ पे Q1 એટલે इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, और प्रोटॉन का भी चार्ज होता है ई, इसलिए मैं ऐसे में लिख सकता हूँ कि भाई K⁻²/r²। आप ऐसे लिखोगे ना कि भाई Ke/E/r², तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि भाई Ke²/r²। देन आफ्टर दिस इज अ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन आपको आती है 11th में कि भाई G_mp×me/r²। ये दोनों फोर्स आपका सेमी लगने वाला है। ठीक है, आप दोनों फोर्स आप सेमी कंसिडर कर लोगे तो Ke² आ जाएगा G_mp×me, Ke²G_mp×me। ठीक है, क्योंकि आपके दोनों इक्वल करना है तो r² आपका सेमी आ जाएगा, तो Ke²G_me×mp लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप दिख रहे हो Ke², तो Ke² आपको लिखना है G_mp×me। तो आपकी रेडियस फाइंड आउट होगी r=h²/4π² me इंटू G_mp×me। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई आपका me यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है, तो me का स्क्वायर हो जाएगा। तो r का इक्वेशन h²/4π² G_mp और me का स्क्वायर ऐसे आता है। ठीक है, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि जो आपका जो r फाइंड आउट हुआ ना, तो वो ग्रेविटेशनल की रेडियस फाइंड आउट होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे Ke² के बदले आपने G_mp×me लिख दिया। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपको सभी की वैल्यू पुट करनी है। तो एच की वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। देन आफ्टर यहाँ पे 4 ही रहेगा और 3.14 का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इक्वेशन वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। ठीक है, आप सभी सारी वैल्यू को पुट कीजिए और उसका लास्ट आंसर आता है कि भाई रेडियस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मींस के डिस्टेंस भी आप बोल सकते हो, तो उसकी लास्ट वैल्यू आती है साइंटिफिक वैल्यू 1.21 इंटू 10⁻29 मीटर। चला है आपको। आपने पहले क्या किया कि भाई आपका जो रेडियस का इक्वेशन था बोर्स का पोस्टुलेट्स में आपने जो फाइंड आउट किया था वो ये था कि भाई n²h²/0 देन आफ्टर मुझे यहाँ पे के लाना था, तो के की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो यहाँ पे ε0 अवेलेबल है, मुझे 4π से डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ गया और यहाँ पे बच गया n²h²/4π² me इंटू के स्क्वायर। देन आफ्टर r n मुझे 1 ही पुट करना है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स लिया हुआ है। ठीक है, तो h²/4π² me इंटू के स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा h²/4π² me। ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम ही आती है, सो दैट Ke² आप लिख सकते हो G_mp×me। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया G_mp×me, तो यहाँ पे G_mp×me का स्क्वायर हो गया। देन आपने सभी की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दिया, तो उसकी Rg की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट जो आपने फाइंड आउट की है, वो रेडियस बहुत ज़्यादा फाइंड आउट हुई है। चला, एक्चुअली आपकी जो रेडियस होती है अर्थ टू सन
अर्थ टू सन की इसके प्रोटॉन अर्थ टू सन के बारे में बातचीत करेंगे या तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बारे में बातचीत करेंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रेडियस होती है वो तो हमने फाइंड आउट की थी हाइड्रोजन के लिए, वो तो बहुत ही कम आती थी कि भाई 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इतनी आती। तो इसका तो हम ऑर्डर देख रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 13। Obtain an expression for the frequency of a radiations the emitted when the hydrogen atoms is excited from the level n2 level n-1। मीन्स कि आपका जो एटम्स है वो एटम आपका जो इलेक्ट्रॉन है n2 n-1 लेवल पे गया है, तब इसमें से जो एक लाइट प्रोड्यूस होगी तो उसकी आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फॉर द लार्ज n शो दैट द frequency is equals the classical frequency of the revolution of the electron in orbit। तो आपको एक रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी भी मीन्स के ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और एनर्जी से भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं पहले एनर्जी से फाइंड आउट करता हूँ। तो आपका जो इक्वेशन लिखा हुआ ना रीडबर है, आपकी जो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो लेमन ने फाइंड आउट किया था, ब्लेमन ने फाइंड आउट किया था, वो एनर्जी के रिगार्डिंग ही फाइंड आउट किया था, E=hc/λ करके, ठीक है। और इसी तरह से हमको रीडबर कॉन्स्टेंट मिल गया था। तो मैं डायरेक्ट वही इक्वेशन में लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे 13 नंबर 1/λ=r। तो हमारा स्टार्टिंग का जो लेवल है और स्टार्टिंग का लेवल 1 - n है। तो मैं यहाँ पे दिस इज़ अ बेस, तो 1 - n - 1 का स्क्वायर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1/n²। ऐसा ही इक्वेशन आता है। आप ऐसे ही लिखते हो ना कि भाई आपका जो मीन्स का आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है ग्लैमर सीरीज के लिए, कि वहाँ पे आप यहाँ पे 2 लिखते हो यार, और यहाँ पे लिख देते हो कि भाई n=3 4 5 6 कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि भाई उसका यहाँ से मैंने n को कॉमन ले लिया। मैं अगर वहाँ से n को मैं कॉमन लूँगा, भाई आप बोलोगे कि भाई n को कैसे कॉमन लेके, भाई यहाँ पे तो n नहीं है, तो भी आप ले सकते हो। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे n को मैंने बाहर रख दिया, मैं यहाँ पे n से डिवाइड कर दूँगा तो यहाँ पे 1 हो गया, और वहाँ पे -1/n का स्क्वायर, ठीक है। और n बाहर हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा ना, और -1/n² ऐसा आएगा, ठीक है। देन après मैं क्या करता हूँ, ए वाली जो टर्म है, ए टर्म को मैं इसके ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो उसका ऑर्डर है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो r 1/n², और यहाँ पे हो गया 1 -1/n का (-2), ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1/n²। ओके, ऐसी आपको टर्म फाइंड आउट हुई। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे है 1 - 1/n⁻²। दिस इज अ बायनोमिनल थियरम। ऐसा कोई भी आपकी टर्म हो ना 1 - 1/n⁻², तो इसको हम बायनोमिनल थियरम बोलते हैं। और बायनोमिनल थियरम को आपको क्या याद रखना है कि भाई उसका जो ऑर्डर है -2 या -2 आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो ऐसी कोई टर्म होती है तो 1 + 2/n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही होने वाला है, क्यों प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो -2 मैंने यहाँ पे रख दिया, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि भाई r यहाँ पे आने वाला है 1 + 2/n, और यहाँ पे 1/n का स्क्वायर और -1/n²। तो 1/n² का मैं इनसाइड मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि भाई 1/n² और प्लस 2/n³ यहाँ पे n² और इंटू n, सो दैट n³ और -1/n²। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। तो 1/λ फाइंड आउट हुआ 2r/n³, ठीक है, 2r/n³। ओके, देन आपको रीडबर कांस्टेंट की वैल्यू रखनी है, अपन कौन सी वैल्यू रखनी है आपको, जो एनर्जी वाला इक्वेशन में से आपने निकाली थी वो मीन्स के 1.097 वाली वैल्यू नहीं रखनी है, पर उसका इक्वेशन आपको रखना है, ठीक है। आपने एनर्जी से निकाला था ना कि भाई एनर्जी का इक्वेशन होता है E = me⁴ ठीक है, 8ε02n²s², वाली जो फॉर्मूला में से आपको आर की वैल्यू निकलती है वो, तो वो जो आर की वैल्यू थी वो ऐसी थी me⁴ अपॉन 8ε02 और n² तो आपने इनसाइड ले लिया है, ठीक है, n² तो आपने इनसाइड ले लिया है। देन आफ्टर वहाँ से एक hc भी आती है, क्योंकि एनर्जी ऐसे बनती है। देखो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, E = hc/λ आप लिखते हो, E यहाँ पे लिखा हुआ है me⁴ और यहाँ पे 8ε02 n² और s²।
आपको 1 लेमड़ा बनाना है ना, तो एच आर आपका ऐसे बनता है कि भाई 1/n², तो यहाँ पे काउस में आ जाएगा। तो आपको ओनली फॉर एक यही देखना कि भाई m⁴ 8ε0² और h यहाँ पे आ जाएगा तो h³ और यहाँ पे c, तो यहाँ पे h³ और इंटू c, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। ये रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। ओके, तो 1/λ होता है यहाँ पे 2 है और देन आफ्टर r, सो दैट m⁴ और अपॉन 8ε0², यहाँ पे आएगा h³, ठीक है। यहाँ पे आएगा h³ 8ε0² ch³ और इंटू यहाँ पे n³ है, तो मैं यहाँ पे n³ भी लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे आपकी इक्वेशन फाइंड आउट हुई। ओके, देन आप यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। और देन आपको यहाँ पे लेमड़ा 1/λ है ना। ओके, तो और यहाँ पे एक सी भी है, आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन कैसे आता है देखिए, तो भाई सी इज होती है लेमड़ा म्यू, तो म्यू इज होता है c/λ। तो आप क्या करोगे भाई, दोनों साइड में सी से मल्टीप्लिकेशन कर दो। चलाए का दो कि आपके यहाँ पे सी है, तो ए सी आप यहाँ पे डिवाइड में है, तो सामने की टर्म में जाएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो वैसे भी आप कर सकते हो, का दो का आप दोनों साइड सी से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। अगर सी से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे या सी रखने वाले हो, तो सी यहाँ पे भी कैंसिल आउट होने वाला है, दोनों बात एक ही हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ का सी मैं यहाँ पे ले देता हूँ, तो c/λ इज आपका इक्वेशन आएगा m⁴ अपॉन 4 m⁴ अपॉन 4ε0² h³ n³ और c/λ इज होती है फ्रीक्वेंसी म्यू। तो म्यू इज m⁴ 4ε0² h³ और n³, ठीक है। अभी भी आपकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं हुई है। ये आपको ε0 को आपको हटाना है, को हटाना है। तो आप ε0 को कैसे हटाओगे वो आपको देखना है, ठीक है। ओके, तो ε0 को हटाने के लिए कि भाई आपके पास के की वैल्यू कूलम्बियन कांस्टेंट k इज 4πε0, ठीक है। तो मैं ε0 को मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव बना देता हूँ। तो ε0 इज होती है 1/4πk, बट यहाँ पे ε0 का स्क्वायर है, तो दोनों से मुझे स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो ε0² 1/4 का स्क्वायर होता है 16π² और k²। तो ε0 के बदले आपको ए टर्म रखनी है, ठीक है। तो अब आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ओके, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इस बॉक्स में। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आपकी मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी v इज m⁴, आपको डिवाइड में आएगा 4 और ε0 का स्क्वायर के बदले आपको ये रखना है। तो ये पूरी टर्म आपकी यहाँ पे आ जाएगी कि भाई 16π² k², ठीक है, 16π² k² और डिवाइड में आने वाला है h³ और n³। ओके, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 4 ही बचने वाला है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन बना कि भाई 4π² k² एंड देन आफ्टर e⁴, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आपकी लास्ट में इक्वेशन मिलने वाली है कि मैं म्यू इज 4π² k² m⁴ यहाँ पे है और यहाँ पे भी m है, π² भी है और k² भी है और यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और देन आपको डिवाइड में बचने वाला है n³ इंटू h³, ठीक है। तो इससे आपके फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हुई। वो तो आपके एनर्जी के इक्वेशन से फाइंड आउट किए। देन आफ्टर आपके रिवोल्यूशन वाली मेथड से भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। रिवोल्यूशन मेथड मीन्स के आपका कोई भी एक पार्टिकल्स एक सर्कुलर मोशन करता है, तो उसमें एक बोर्ड्स का एक सेकंड पोस्टुलेट्स लगेगा, एंगुलर मोमेंटम उसके पास होगी, ठीक है। ओके, तो जो एंगुलर मोमेंटम का हमने इक्वेशन दिया था वो था L = NH/2π। तो L आप लिख सकते हो mPr = NH/2π, ठीक है। और यहाँ पे v आपकी एक लीनियर स्पीड है, पर आपको एंगुलर टर्म में निकालना है, तो v आप लिख सकते हो r ओमेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा r mr² ओमेगा = NH/2π। देन आफ्टर आपको ओमेगा सब्जेक्टिव बनाना है, ओमेगा को सब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो ओमेगा क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो फ्रीक्वेंसी की टर्म देखिए यहाँ पे ओमेगा = 2π/t होगा और 1/t = फ्रीक्वेंसी, सो दैट 2π म्यू,
टू पाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको म्यू निकल जाएगा कि भाई 2π/ओमेगा करके, ऐसे आपको म्यू निकालना है। तो इस वाली टर्म में से मैं ओमेगा को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका इक्वेशन बनेगा NH/2π/mr²। देन आफ्टर आपको जो आर की वैल्यू रखनी है वो आर की वैल्यू रखनी है कि भाई आपका जो बोर्स का पोस्टुलेट से उसमें से जो आर की वैल्यू आपने निकाली थी वही आर की यहाँ पे आपको पुट करना कि भाई आर इज इक्वल टू आपने निकाला था n²h² π/m² सॉरी आपका जो आर का इक्वेशन था ना, तो ऐसा था कि भाई आर इज इक्वल टू n²h²ε0 पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर तो आने वाला नहीं क्योंकि आप आर को सब्जेक्टिव बना रखे हो, तो I/m e⁻², ऐसा आपकी टर्म आएगी। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपको आर उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करने के लिए आपको ये सभी की वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको याद रखना कि भाई यहाँ पे आर आपका डिवाइड में है, तो आर डिवाइड में है तो उसको भी आपको इन्वर्स करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई NH/2πm। अब ये वाली मैं टर्म लिखता हूँ उसका स्क्वायर करके, तो यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे हो जाएगा π²m² और यहाँ पे आएगा m⁻⁴ और डिवाइड में आने वाला कि भाई n⁴ s⁴ और ε0 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो टर्म निकलने वाली वो निकल जाएगी कि भाई यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे π² तो पाई कैंसिल आउट हो गया। देन पर यहाँ पे NH और यहाँ पे उसका क्यूब रहेगा, ⁴ था उसके बदले यहाँ पे क्यूब रहेगा और यहाँ पे m के चला गया और यहाँ पे ओनली फॉर m ही बचेगा। तो ओमेगा में जो लास्ट फाइंड आउट हुआ वो बचा π/m⁻⁴ और अपॉन यहाँ पे 2 बचेगा तो 2n³ और ε0 का स्क्वायर, इसी टर्म आपकी बची। ओके, तो ओमेगा इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो 2πμ, तो इक्वल्स टू 2πμ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और म्यू को आपको सब्जेक्ट ही बनाना है, तो 2π यहाँ पे चले जाएंगे, 2π यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे 4π हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 है और 2 इंटू 4π, तो म्यू इज इक्वल टू आपकी फाइंड आउट हुई πm⁻⁴, यहाँ पे आया 4π n³ h³ ε0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपको ε0 का स्क्वायर की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो ε0 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, वो कैसे फाइंड आउट की थी कि भाई k इज इक्वल टू 1/4πε0, तो ε0 ने आपने सब्जेक्ट ही बना दिया था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4πk और यहाँ पे करना ε0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और पाई का स्क्वायर और k का स्क्वायर, तो ε0 स्क्वायर के बदले आपको ये टर्म रखनी है। तो म्यू इज इक्वल टू πm⁻⁴ अपॉन 4π n³ h³। ओके, तो उसका आपको इन्वर्स कर देना है ना, तो यहाँ पे आएगा 16 π² k², ठीक है। ऐसी टर्म आपकी फाइंड आउट हुई। ओके, देन आप हम देखते कि भाई यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 4 ही बचेगा और म्यू इज इक्वल टू 4π² k² m⁻⁴ और डिवाइड में रहेगा n³ और s³, ऐसे आपकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हुई। जो पिछले हमने फाइंड आउट की थी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल रही कि दोनों इक्वेशन से आपको सेम ही मिल रही है, ठीक है। Then after numerical number 14, the classically an electron can be in any the orbit around the nucleus of an atom. So then what determines the typical atomic size? आपको एक एटॉमिक साइज फाइंड आउट कैसे करोगे, ठीक है। Y is in the atoms not say the thousands times bigger than is the typical size. The question had gradually puzzles the boss before the around it is the famous models of the atom that you have learned in the text. To the simulates the what might the well have done before is the discovery. Let us the play as the follows with the basic the constant of nature and see if we can get a quantity with the dimension of length that is the roughly the equals to be the size of the atoms is the 10⁻⁻10 मीटर, ऐसे आपने निकाला था उसकी एटम की साइज, ठीक है। और न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁻14 मीटर, तो वो दोनों के कंपैरिजन होते हैं 10,000 टाइम्स आपका न्यूक्लियस लेसर मीन्स के उसकी वैल्यू उसकी साइज स्मॉल है, ठीक है, और आपका एटम की साइज 10,000 टाइम्स लार्ज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्शन इज द क्वांटिटी विथ द डायमेंशन ऑफ लेंथ फॉर द फंडामेंटल द कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन C
मीन्स का लाइट ऑफ स्पीड इज डिटरमाइन द इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपको एक लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पे आपकी एक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी हम किसको बोलते हैं कि भाई आपका जो चार्ज पार्टिकल्स है उस पर फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो उसका बनेगा भाई वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू ऐसा होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हुआ वर्क डन, तो वर्क डन को ही हम बोल सकते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, तो जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही आपकी एक आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन निकाला था mc², वही एनर्जी है। तो दोनों को आपको इसका कंपैरिजन करनी है। तो देन आफ्टर इसमें से आपको आर को निकाल देना है। देन आफ्टर सभी की डायमेंशन की वैल्यू आपको वहाँ पे रखनी है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई पहले तो कूलम्बियन फोर्स की वैल्यू, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप ही मैं आपको करवाऊंगा कि भाई यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल नंबर है 14। देन आफ्टर पहले आपका कूलम्बियन फोर्स की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R²। तो मैं यहाँ पर K की वैल्यू रख देता हूँ 1/4πε0। और दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज जैसा दोनों का सेम ही है कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों सेम ही है। तो मैं यहाँ पे इसके लिख देता हूँ और यहाँ पे आएगा R²। देन आफ्टर वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये वर्क डन इज इक्वल टू आपकी एनर्जी होती है mc²। तो यहाँ पे देखिए कि भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है, तो आप यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन इंटू आप आर कर दोगे तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा और उसका इक्वेशन आपका फाइंड आउट होगा। वो ऐसे आएगा कि भाई E² अपॉन 4πε0r, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली आपका एक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बना KQ1 Q2 अपॉन R, ये 1/4πε0, दिस इज K Q1 Q2 अपॉन R इज इक्वल टू mc²। इसमें से आपको R को सब्जेक्टिव बना देना है। तो R इज इक्वल टू आपका बन जाएगा, R इज इक्वल टू आपका बनेगा कि भाई यहाँ पे K 1, यहाँ पे आप K लिख दोगे तो भी चलेगा 1, ठीक है। तो आपको K लिखना है, तो K यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई K² अपॉन R इज इक्वल टू mc²। तो आपकी टर्म थोड़ी छोटी हो जाएगी और R इज इक्वल टू बनने वाला है, R इज इक्वल टू यहाँ पे R चला जाएगा और mc² डिवाइड में आ जाएगा, सो दैट K² अपॉन mc²। देन आपको सभी की डायमेंशन रखना है, ठीक है। ओके, तो K का डायमेंशन आपको कैसे फाइंड आउट होगा वो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। अभी भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे फाइंड आउट होगा कि भाई F इज इक्वल टू उसका इक्वेशन होता है KQ1 Q2 अपॉन R²। तो K को आपको सब्जेक्टिव बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा F इंटू R² और यहाँ पे आता है Q²। तो F का डायमेंशन होता है m1 L1 T⁻², ठीक है, दिस इज अ फोर्स। ओके, तो उसका होता है m1 L1 T⁻²। ओके, देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, ये सभी सारी जो टर्म आई ना वो सभी सारी टर्म में यहाँ पे ही रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए K इज इक्वल टू क्या मिला, फोर्स इज इक्वल टू मीन्स के m1 L1 T⁻²। देन आफ्टर यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर, और देन आफ्टर यहाँ पे Q² मीन्स के इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है, और यहाँ पे mc² मीन्स के मास, m1 c मीन्स के स्पीड। तो स्पीड का होता है L अपॉन T, ठीक है। तो L का स्क्वायर T⁻², ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे E² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, E² कैंसिल आउट हो गया। देन आपने यहाँ पे देखिए, मैं पहले मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ पे m1 L1 L2 L³ हो जाएगा T⁻², तो T⁻² आएगा। देन आफ्टर यहाँ पे m1 L2 T⁻² है, ठीक है। यहाँ पे m1 कैंसिल आउट हो गया, T⁻² भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे L का स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली फॉर लेंथ बचा। तो आपने ऐसा बोला था ना कि भाई ऐसा जो डायमेंशन, ऐसी आपने पूरी टर्म यहाँ पे यूज़ कर लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइट ऑफ स्पीड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो आपको निकला वही एक लेंथ का डायमेंशन फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ओके, मैं अब K की जो डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हो ना, तो K की डायमेंशन में यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके देता हूँ कि भाई m1 L1 T⁻², दिस इज अ फोर्स, और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दैट L² एंड डिवाइड बाय में चार्ज का आप क्यू नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो चार्ज एक आपकी कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बट आपका करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी। आपने जो 11th में सेकंड सेक्टर में फंडामेंटल क्वांटिटी आपने डिराइव की थी ना 7, तो इसमें से एम्पियर आता था, ठीक है। तो एम्पियर कैसे आता है, देखिए I इज इक्वल टू Q अपॉन T, सो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू T, सो दैट Q इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एम्पियर इंटू T, सो दैट S² इंटू T²। तो ऐसे आप मॉडिफाई करके उसका आंसर आएगा। यहाँ पे L² है ना,
ओके, तो एल स्क्वायर इंटू यहाँ पे एल क्यूब हो जाएगा, तो m1 L क्यूब और यहाँ पे टी का t⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2 એટલે -4 और a⁻², ऐसे उसका डायमेंशन आएगा, के का डायमेंशन। ठीक है, आप कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो, बट आपको डायमेंशन निकालना है फंडामेंटल क्वांटिटी से। ठीक है, वो आपको याद रखना है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आर का जो इक्वेशन मिला ke²/mc², तो इसमें से भी वैल्यू आपको पुट करके उसकी वैल्यू भी निकालनी है। ओके, मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तो पहले तो मैं आर का इक्वेशन लिखता हूँ कि भाई R = ke²/mc²। तो के इज ए कूलम्बियन कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर। then after mass of electron 9.1 × 10⁻31, then after light of speed 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, तो उसका आप हम इसके सिंप्लीफाई करोगे तो उसका आंसर आएगा 2.8 × 10⁻15 मीटर। दिस इज योर डिस्टेंस आर। वो ऐसे आपकी एक हम इसके आपकी एक लेंथ डिस्टेंस फाइंड आउट हुई है। देन आपको बी में आपको लिखा हुआ है यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑब्टेन in A is many the order of the magnitude smaller than the atomic dimension. Further, the involves the C, but the energy of the atom are the mostly in the non-relativity domains where the C is not expected to play any roles. This is what may suggest the boards to describe the C and look for the something else to get the right atomic size. Now the Planck constant H had already made the appearance elsewhere. The board suggests the initially laid in the recognized that H, Me and E will yield the right atomic size. The constructs the quantity with the dimension of the length from H, Me into E. आप ऐसे आपको अभी आर को फाइंड आउट करना। ठीक है, इसी क्वांटिटी में एच आना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आना चाहिए। तो वैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट्स में आपने एक फर्स्ट पोस्टुलेट्स में उसकी आपने रेडियस निकाली थी, तो वो रेडियस वाला इक्वेशन उसमें सभी सारी टर्म आती थी कि भाई आर एन मीन्स के ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन था n²s²/0/πme²। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन के लिए तो n = 1, तो यहाँ पे Rn आएगा s²/0/πme²। अभी सभी की वैल्यू आपको रखनी है। एस की वैल्यू होती है 6.625 × 10⁻34 का स्क्वायर, और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। देन आफ्टर पाई की वैल्यू होती है 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर। ओके, तो ऐसे आप उसकी रेडियस निकालोगे तो ऐसे ऑलरेडी आपने निकाली है। ठीक है, आपने ऑलरेडी निकाली है, तो उसका आंसर आता था 0.53 × 10⁻10 मीटर। ये हाइड्रोजन के लिए थी फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, देन आपको सेकंड ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो उसका रिलेशनशिप निकला था n² × r सेकंड ऑर्बिट के लिए n = आपको 2 लिखना था। ठीक है, तो ऐसे आपको एक फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट हुई। तो आप दोनों रेडियस को आप देख सकते हो, तो दोनों रेडियस में इसके सेम नहीं है। ठीक है, okay, next numerical number 15. The total energy of the electron in the first excited state of the hydrogen atom is about -3.4 electron volt. ये आपकी एक टोटल एनर्जी दी हुई है। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So what is the kinetic energy of the electron in the first state? What is the potential energy of the electron in this state? Now see which of the answer about the whole change if the choice of the zero of the potential energy is change. ठीक है, तो वह तीन आपका फाइंड आउट करना है। ऐसे आपने आगे भी एक न्यूमेरिकल फाइंड आउट किया था कि भाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वो जो एनर्जी होती है ना, तो वो टोटल एनर्जी होती है। तो मैंने वहाँ पे एक सारा डिस्क्राइब भी किया था कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है 2 टाइम्स। ठीक है, और आपकी जो टोटल एनर्जी है वही आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि भाई k = -e
आप पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाया था, उसमें उसका आप स्टेप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट आप देख सकते हो, ठीक है। वो न्यूमेरिकल नंबर भी मैं आपको कह देता हूँ। वो न्यूमेरिकल नंबर था 12.5। तो 12.5 वाले में आप वीडियो में देख सकते हो कि उसमें मैंने सभी मैथमेटिकल स्टेप उसके रिगार्डिंग मैंने सॉल्व करवाया थे, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसमें सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि भाई k इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है, k इज इक्वल टू माइनस ई आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस ई लिख देता हूँ। तो यहाँ पे k की वैल्यू माइनस 3.4, तो यहाँ पे होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देन आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू आती है -2k। काइनेटिक एनर्जी से मीन्स के वो -2k टाइम्स होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है ना ऐसी आती थी कि भाई k इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ऐसी आती थी। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती थी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, बट यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और आपकी एनर्जी की भी इक्वेशन यही आती थी, यहाँ पे m आएगा, सॉरी यहाँ पे m नहीं आता, स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ही आता है। और यहाँ पे स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही आता है, क्योंकि आप ऐसे निकाल सकते हो ना, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू कूलम्बियन कांस्टेंट, कूलम्बियन फोर्स लगता है कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये दोनों साइड से यहाँ पे आर स्क्वायर, तो ये दोनों साइड से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2, तो ऐसे आप यहाँ पे 1/2 करके ऐसे आपको फाइंड आउट होता है। ओके, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिलती है -2। और के की वैल्यू है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी वैल्यू मिलेगी -6.8 वोल्ट। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सी में क्या बताया कि भाई विच ऑफ द आंसर अबाउट द हुल द चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दिया है, पोटेंशियल एनर्जी को आपने जीरो कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने से आपकी एक टोटल एनर्जी में चेंजेस आएगा, टोटल एनर्जी में चेंजेस आता है, बट आपकी एक काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। और आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो आपने जीरो ही कंसीडर की है, ठीक है। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका 16। इफ द बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट्स द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2 पाई इज अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, इट शुड बी द इक्वली वैलिड फॉर द केस ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। आपका एक ये वाली जो इक्वेशन है एल इज इक्वल टू nh/2 पाई, ये आपको एक अर्थ और सन की रिस्पेक्ट में भी आपको उसको कंसिडर करना। आपने ऐसा न्यूमेरिकल भी आगे किया था, ठीक है। ओके, द वाई देन डू वी नेवर द स्पीक ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ द ऑर्बिट बाय द प्लैनेट्स अराउंड द सन्स। तो उसमें आपने देखा था कि भाई उसकी एंगुलर मोमेंटम आ रही थी, वो 10⁻70 का उसका ऑर्डर था, उसका ऑर्डर 70 था, ठीक है, 70 10⁻70 h। तो वो जो क्वांटम नंबर आपका फाइंड आउट होगा वो वेरी लार्ज फाइंड आउट होगा, तो उसकी क्वांटम नंबर आपकी एक कंटिन्यूस फाइंड आउट होती है, ठीक है। Obtain the first world radius and the ground state energy of muonic hydrogen atoms and the atoms in which the negatively charged is muons mu inverse of mass about the 207 ME orbits around the protons, ठीक है। ओके, तो उसको आपको फर्स्ट रेडियस और ग्राउंड स्टेट एनर्जी, आपको एक रेडियस और उसकी एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपका जो रेडियस का जो इक्वेशन होता है, बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट्स में आपने रेडियस का इक्वेशन निकाला था, एग्जांपल नंबर 17। तो वो जो रेडियस का इक्वेशन था r इज इक्वल टू n² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m⁻⁴। तो रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। ओके, तो उसकी रिस्पेक्ट में आप उसकी रेडियस निकाल सकते हो। तो आपके पास एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है और म्यूनिक हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, तो उसकी कंपेरिजन में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई आर म्यू अपॉन आर ई, ठीक है, आर म्यू अपॉन आर ई, उसका मैंने रेशियो फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा एम ई अपॉन एम म्यू। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है आर म्यू, तो आर म्यू को आप सब्जेक्टिव बना दोगे, तो यहाँ पे एम ई अपॉन एम म्यू इंटू यहाँ पे आर ई आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो एम ई
एम की जो वैल्यू होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ओके। तो एम और एम यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा में एम यू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि भाई 207 टाइम्स एम ई, ठीक है। तो मैं एम यू की मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 207 एम, सॉरी एम ई अपॉन 207 एम ई। देन आफ्टर आर इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो होती है 0.53 इंटू 10⁻10 टाइम्स, ठीक है। तो एम ई आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ओके। तो उसका आप आंसर फाइंड आउट करोगे 0.53 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 207, दिस रेडियस ऑफ म्यूनिक हाइड्रोजन एटम्स इज 2.56 इंटू 10⁻13 मीटर, ठीक है। तो ऐसा आपको ये रेडियस फाइंड हो गई। देना पर आपको फाइंड आउट करने पर एनर्जी। तो अब मैं एनर्जी का मैं इक्वेशन लेता हूँ कि भाई एनर्जी ई इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन हमने निकाला था एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एस स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो यहाँ पे आप मास के साथ रिलेशनशिप आपकी करनी है ना, तो एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहाँ पे रेडियस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास फाइंड आउट हुई थी, और यहाँ पे एनर्जी कि भाई ई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास फाइंड आउट हुई है। तो एनर्जी आपको एम म्यू अपॉन एम ई इज इक्वल टू एम म्यू अपॉन एम ई। तो आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है म्यू की, तो एम यू आप सब्जेक्टिव बना दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई इंटू एम यू अपॉन एम ई, ठीक है। ओके, तो आपकी जो एनर्जी होती है मीन्स के एनर्जी स्टेट की स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो स्टेट एनर्जी हम किसको बोलते हैं, जो ग्राउंड स्टेट में होती है हाइड्रोजन के लिए वो, तो हाइड्रोजन के लिए वो कितनी होती है -13.6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस इज -13.6। और एम यू इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो ना 207 एम ई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 207 एम ई अपॉन एम ई। एम ई आपका कैंसल आउट हो जाएगा। देन अपने यहाँ पे बचने वाला है -13.6 इंटू 207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो वो आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका इसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो उसका आंसर आना वाला है 200 यहाँ पे 7 है, तो एम यू इज इक्वल टू -2.815 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻³ को हम बता सकते हैं भाई किलो वाट। तो ई यू इज इक्वल टू -2.815 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऐसा उसका आंसर आ गया। आप जूल में फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको करना है भाई 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लिकेशन। बट ये आपकी जो एनर्जी होती है ना ग्राउंड स्टेट लेवल की एनर्जी, वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होती है, तो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देना है, ठीक है। ओके।